प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस आज के वीडियो में हम श्वेत क्रांति और श्वेत क्रांति में अंतर जानेंगे और यह अंतर बड़ा ही आसान शब्दों में आप सीख जाएंगे। तो बच्चों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर बताइए। देखिए बच्चों, श्वेत क्रांति हमने पहले पिछली वीडियो में जान लिया है कि श्वेत क्रांति क्या होती है और पीत क्रांति क्या होती है। फिर भी नहीं जाना तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। उन्हें श्वेत क्रांति बच्चों पशुपालन और दूध उत्पादन से होता है, इसका संबंध है। यानी कि जो पशुपालन करके सरकार ऐसी स्कीम या योजनाएं चलाती है, ऐसी क्रांति लाई जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। और पीत क्रांति में सरकार ने ऐसी योजनाएं या ऐसे तिलहन फसलों के नए नए बीजों का विकास किया, विकसित किया और उन्हें किसानों तक उपलब्ध कराया, जिससे उनकी तिलहन फसलों में के उत्पादन में वृद्धि हुई। अब बच्चों वर्ड आता है यहाँ पर तिलहन फसल। किसी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि तिलहन फसल कौन सी फसल होती है। तो बच्चों तिलहन फसल उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन किया जाता है। जैसे सोयाबीन एक तिलहन फसल के अंतर्गत आती है, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, ये सभी क्या है? तिलहन फसल है। और ये खाद्य तेल है, तो इनसे जो तेल बनता है यह खाद्य तेल बनता है। जैसे सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल और एक और है कद्दू के बीज का तेल। तो बच्चों ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया। अब हम आते हैं अंतर पर। तो बच्चों अंतर में इसका संबंध किससे होता है? पशुपालन तथा दूध उत्पादन से है। इसका संबंध श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से है। और पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन से है। और दूसरा पॉइंट है कि श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी श्वेत क्रांति को किस नाम से जानते हैं? एक और ऑपरेशन फ्लड के नाम से, और पीत क्रांति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों दो पॉइंट आप नोट करते जाइएगा और अच्छे समझते चलिएगा। बड़े ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है आपने कि इसका संबंध पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से है। और पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों से है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जो श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य है वो दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। और पीत क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, या खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो यही बात देखिए, अब तीसरे पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य तथा तिलहन फसलों में वृद्धि करना है, या खाद्य तथा तिलहन फसलों के उत्पादन भी लिख सकते हैं के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा है ये है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है, हमें पता कि दूध उत्पादन से है। तो सरकार क्या करेगी? दूध को एकत्रित करेगी और उन्हें बेचने का प्रबंध करेगी। जैसा आप जानते हैं सरकारी डेयरी, सहकारी जो डेयरी रहती है वो करती है काम, तो सरकार के द्वारा ही बनाई गई योजनाएं चलाई जाती है। तो इस क्रांति में सरकार दूध को एकत्रित करके बेचने का कार्य करती है, और इस क्रांति में सरकार तिलहन फसलों को एकत्रित करके और बेचने का कार्य करती है या बेचने का प्रबंध करती है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। इसी प्रकार ये आ रहा है बच्चों समझ में? तो हाँ देखिए, इस क्रांति में सरकार दूध को एकत्रित करके बेचने का प्रबंध करती है, और इस क्रांति में सरकार तिलहन फसलों और को एकत्रित करके बेचने का, यहाँ पर प्रबंध कर लेना क्योंकि यहाँ पे प्रबंध लिखा इसलिए सेट हो जाएगा से, बेचने का प्रबंध करती है। ये तो आप यहाँ पे भी कार्य कर दीजिएगा या फिर यहाँ पर आप प्रबंध कर दीजिएगा। देखिए तो 4 पॉइंट हो गए बच्चों अपने। कौन कौन से 4 पॉइंट? एक बार इनको रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा श्वेत क्रांति का संबंध पशुपालन एवं दुग्धोत्पादन से है, और पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन से है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है,
इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है श्वेत क्रांति का? हाँ, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। और इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्य तेल और तिलहन फसलों में वृद्धि करना है। नंबर 4, इस क्रांति में सरकार दूध को एकत्रित करके बेचने का प्रबंध करती है। और इस क्रांति में सरकार तिलहन फसलों को एकत्रित करके बेचने का कार्य करती है। इसके अलावा 5वां और 6वां पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा आपका 5वां पॉइंट। देखिए, श्वेत क्रांति में जो सरकार है ऐसी विदेशी नस्लों का चुनाव करती है, या फिर स्थानीय किनको बोलते हैं? अपने आसपास, जैसे हरियाणा में अच्छी नस्लों की गाय भैंस पाई जाती है, मुर्रा, है ना। तो ऐसी इस क्रांति में सरकार क्या करती है? ऐसी नस्लों का चुनाव करती है जो अधिक दूध देती है। अब उन जो विदेशी नस्ल की यदि गाय का चुनाव किया, मान लिया एचएफ गाय का चुनाव किया, ऐसी गाय का चुनाव किया सरकार ने कि जो 50 लीटर दूध तो देती है, तो उस 50 लीटर दूध या 40 लीटर दूध देने वाली गाय को तो हम खरीद कर ला नहीं सकते, किसान खरीद भी नहीं सकता, और सारे के सारे पैसे सरकार भी नहीं खर्च कर सकती। तो सरकार क्या करती है? जो भी अच्छी नस्ल की गाय होती है या भैंस होती है, तो अधिकांश गायों में करते हैं सरकार, तो जो अच्छी नस्ल की गाय है उनको खरीद तो सकती नहीं, तो क्या करती है? उनके जो बछड़े रहते हैं या उनके जो बुल, जिनको अपन सांड बोला जाता है या बेल बोला जाता है, उन बेलों को भी सरकार यहाँ तक नहीं ला सकती। तो आजकल कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उनके जो वीर्य है उस वीर्य को एकत्रित कर लिया जाता है, और सरकार उस वीर्य को जो हमारी स्थानीय गाय है उनके साथ उसका संकरण कराती है और अच्छी नस्ल की गाय तैयार करती है। कहने का आशय ये है बच्चों, मेरा समझ में नहीं आया हो तो, कि जो हम डॉक्टर के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं हमारी गायों को, जब वो हीट पर आती है तो जो वीर्य का जो वो करते हैं सीमेन उनको, तो वही क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। बस ऐसे ही सरकार करती है, उन गाय को तो खरीद नहीं सकती, इस कारण से। तो सही में आ गया होगा। इस क्रांति में क्या करती है सरकार? ऐसी विदेशी नस्लों का चुनाव करती है जो अधिक दूध देती है तथा उनके बेलों के वीर्य को उपलब्ध कराती है। और इस क्रांति में खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के अच्छे बीज उपलब्ध कराती है। अभी मैंने बता दिया इसे आपको। तिलहन फसल कौन कौन सी? सोयाबीन की फसल हो गई, और सरसों की फसल हो गई है, गेहूं, मूंगफली, सूरजमुखी, और खाद्य तेल उनका तेल, वनस्पतिक तेल बनाए जा सकते हैं इनसे। सही में आया? तो 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे आप? कि इस क्रांति में सरकार ऐसी विदेशी नस्लों का चुनाव करती है जो अधिक दूध देती है तथा उनके बेलों या सांडों के वीर्य को उपलब्ध कराती है। और इस क्रांति में सरकार खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के अच्छे बीज उपलब्ध कराती है। और 6वां पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि इस क्रांति से क्या हुआ? श्वेत क्रांति से हाँ, दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और इस क्रांति से यहाँ से करना सेट, इस क्रांति से तिलहन फसलों के उत्पादन में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। तो बच्चों, ये मैंने छोटा सा प्रयास किया था आपको याद करवाने का। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ अपने दोस्तों को जोड़िएगा, खुद भी जोड़िएगा और दूसरों को भी साथ में जोड़ने का कार्य करिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में बच्चों मिलते हैं। अगले वीडियो में इसी प्रकार ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा।